Good morning students. Today we will be continuing with your chapter number 13 of science, that was sound. ठीक है, हमने मेजर चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और मैंने समझाया था. आई थिंक आपको समझ भी आया होगा. काफ़ी अच्छे से एग्जांपल्स देके करा था हमने. एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी परफॉर्म करी थी. अब हम आगे का देखेंगे. हमने ना याद होगा इनिशियली चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे. हाँ, तो हमने शुरुआत के चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस देखे थे. हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हाउ डू वी हियर साउंड, वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स. अब इसमें से ना बच्चों तुम्हें दिख रहा होगा हमने जो है 2 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं. हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड और हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अच्छा, साउंड का प्रोडक्शन की बात करूँ, अगर मैं रिविजन थोड़ा सा देखें रिकैप, तो मैंने बताया था कि वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड भी नहीं होगा. वाइब्रेशन जहाँ होता है वहीं पे साउंड हमारा प्रोड्यूस होता है. तो साउंड के प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेशन होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दैट इज़ अ मस्ट. कि अगर आपके किसी भी चीज़ में वाइब्रेशन नहीं है तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा. और ये आप अपने स्पीकर्स पे हाथ रख के भी देख सकते हो. आप कोई किसी भी चीज़ को ऐसे हल्की सी स्टिक से मारते हो, उस पर टच करके भी देख सकते हो. बाकी के लिए पूरा वीडियो ढंग से देखना दोबारा. बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और अच्छे से समझ आ जाएगा तुम लोग को. कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना. ये देखो, सो यहाँ पे है वी हियर साउंड थ्रू आर ईयर्स. अब हम साउंड कैसे सुन पाते हैं, अब उस क्वेश्चन को कवर करेंगे. द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ ईयर, द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल. फनल की तरह होता है. देखा है हमने, अपना कान देखते हैं हम, हल्का सा उसमें जो है थोड़ा पतला होता जाता है और ऐसे होल सा बन रहा है, तो वो एक फनल जैसी शेप का होता है. When sound enters it, it travels down the canal at the end of which the thin membrane is stretched tightly. क्या होता है, हमारे कान में जैसी वो देखते हो ना होल है, तो होल के पास एक मेम्ब्रेन होता है. वो मेम्ब्रेन तक जो है वो कनाल जा रही है, वहाँ तक साउंड जो है ट्रैवल किया. और उस जो वो बहुत पतला मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन को हम ईयर ड्रम कहते हैं. क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम. ठीक है. इट परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन. एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है. टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड अ टिन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम. इसलिए हम एक टिन मॉडल बनाएंगे. कैसे करेंगे? एक प्लास्टिक का टिन या कैन लेंगे, उसके एंड्स को कट कर देंगे, स्ट्रेच करेंगे एक पीस ऑफ रबर बलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैम एंड पुट और 5 grains of dry cereal on the stretched rubber. Now ask your friend to speak हुर्रे हुर्रे from the open end. मतलब क्या किया हमने, ये देखो कंटेनर लिया इसने ऊपर से काटा, नीचे से काटा, दोनों साइड से होल किया. एक तरफ इसने बलून स्ट्रेच करके चिपका दिया, जैसे हम करते हैं ना, ऐसे खींच के लगा देते हैं. उसके ऊपर कुछ दाने रख दिए. फिर उसने बोला अपने दोस्त को कि तू नीचे से इस वाली जहाँ ओपन एंड है, जहाँ पे हमने रबड़ नहीं लगाई, वहाँ से हुर्रे हुर्रे चिल्ला. ठीक है. फिर देखो कि क्या होता है. ग्राम्स में वो जो चने के दाने या चावल के दाने, गेहूं के दाने रखे, उनको क्या होता है, वो उछलेंगे, जंप करेंगे. ठीक है ना. वो जंप होना शुरू कर देते हैं. अब ये देखो, द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट. ईयर ड्रम जो एक स्ट्रेच रबर शीट की तरह है. साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट. साउंड के वाइब्रेशन जो है ईयर ड्रम को वाइब्रेट करवाते हैं. और जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेशंस इनर ईयर में भेजता है. आउटर ईयर, इनर, ये आपका ईयर ड्रम, और ये आपका सॉरी आउटर ईयर, ये आपका ईयर ड्रम, और ये आपका इनर ईयर. तो इनर ईयर पे भेज रहा है वाइब्रेशंस आपका ईयर ड्रम. फ्रॉम देयर सिग्नल जो है वो ब्रेन के पास जाता है और ब्रेन के थ्रू हम जो है सुन पाते हैं साउंड को और समझ पाते हैं कि कोई क्या बोल रहा है. ठीक है. ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है वैसे बच्चों, ये आगे तक के लिए आपको काम आएगा. एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है वाइब्रेशन की, हम उसकी बात करेंगे. वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन. कोई आपसे पूछेगा वाइब्रेशन क्या है, तो टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं. दिस मोशन इज ऑल्सो नोन एज ऑसिलेटरी. देखा है ना पेंडुलम. ये जैसे हमने एक कॉइन लिया, उस कॉइन, ये मान लो कोई भी कॉइन लिया, मैं देख तो नहीं सकती है, पेन को कंसीडर करो कि इसके नीचे कॉइन चिपका हुआ है और एक स्ट्रिंग है पूरी, और यहाँ से मैं पकड़ के ऐसे 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 हिला रही हूँ. तो ये पेंडुलम है. अभी क्या हो रहा है, यहाँ से शुरू हुआ मान लो ए पोजीशन से बी पोजीशन पे, ए से बी, ये ए ये बी, ए से बी, बी से ए से बी, तो टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ हो रहा है. तो ये क्या हो गई आपकी वाइब्रेशन, या फिर इससे और भी बेटर तरीके से हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं. ठीक है. अब क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. जितने ऑसिलेशन आप एक सेकेंड में कर पा रहे हो, जैसे मैंने बोला 1, तो ये 2 या 3 किए इसने, तो वो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई है. एक सेकेंड में जितनी भी ऑसिलेशंस करेगा उतनी फ्रीक्वेंसी होगी. फ्रीक्वेंसी को आप हर्ट्स में जो है एक्सप्रेस करते हो. इसका सिंबल होता है HZ. ठीक है. मतलब इसकी यूनिट है हर्ट्ज और इसको HZ से एक्सप्रेस करते हो. और फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड.
अगर 1 हर्ट्ज है तो मतलब 1 ऑसिलेशन पर सेकंड, 1 सेकंड में 1 ऑसिलेशन है। अगर 2 हर्ट्ज है तो मतलब 2 ऑसिलेशन हुई है 1 सेकंड में। 10 हर्ट्ज है यानी कि 10 ऑसिलेशन हुई है 1 सेकंड में। ठीक है, वो कितनी भी हो सकती हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकंड, व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी? अब बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 20 टाइम्स, अगर मैं आपसे बोलूँ कि बच्चों ये ऑब्जेक्ट जो है ये 1 सेकंड में, ये ऑब्जेक्ट जो है 1 सेकंड में 20 टाइम्स इसने ऑसिलेट किया है 1 सेकंड में, तो कितनी फ्रीक्वेंसी हुई? हमें पता है जितने टाइम ऑसिलेट किया उसके आगे हमें हर्ट्ज लगाना है। 20 टाइम्स ऑसिलेट किया तो 20 हर्ट्ज जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं। अगर मैं बोलूँ 5 बार इसने जो है ऑसिलेट किया है तो कितने मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हुई, तो आप क्या बोलोगे? 5 हर्ट्ज। मैंने बोला 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशंस कितने हुए? तो 5 ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस और फ्रीक्वेंसी सेम ही है, कितने सेकंड में हो रही है, बस जो आपका वो है, आपका एसआई यूनिट बदल रहा है। यहाँ पे हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हो फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, यू कैन रिकॉग्नाइज मेनी फेमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम, हाउ इज इट पॉसिबल? These sounds must be different to enable or recognize them. Have you even thought of factors that them make them different? अब साउंड तो साउंड होता है लेकिन हमें साउंड अलग होता है। अब मैं अगर यहाँ पे ये देखो, ये लकड़ी है, इसको मारूं अलग साउंड आया है, बुक है अलग साउंड आ रहा है, बेड है अलग साउंड आ रहा है, तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग साउंड दे रही है। लेकिन ऐसा क्यों, हमें अलग साउंड क्यों आ रहा है? वाइब्रेशन तो सब में हो रही है। तो उसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, उस फैक्टर्स के बारे में हमें सोचना है कि क्यों अलग साउंड है। उसका मेजर जो है ना वो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी जो है, ये 2 मेन फैक्टर्स हैं किसी भी साउंड के। क्या है? एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी हमारे 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं साउंड के, जिन्हें हमें पढ़ना है। ठीक है, अभी देखो, अब ये देखो तुम, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। ठीक है, लाउडनेस जो होती है, लाउडनेस मतलब कितनी तेज आवाज़ होती है, वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। मतलब नहीं समझे? ये देखो, ये हमारा लाउडनेस है, लाउडनेस इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड लिखा हमने, इसका स्क्वायर। ठीक है, यही दिखा है इसने, इस प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल यानी कि ये प्रोपोर्शनल का साइन लगा देंगे। मतलब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा लाउडनेस, जितना ज़्यादा लाउडनेस उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस जो है वो हमारा स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के हो गया, वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 4। अब इसने क्या बोला? एम्पलीट्यूड ट्वाइस किया मतलब 2 कर दिया। अब लाउडनेस कितना है? प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर के, तो वो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। समझे? अगर बोले एम्पलीट्यूड 8 है तो 8 का स्क्वायर यानी कि 64, 4 है तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 16 टाइम्स लाउडनेस। ये समझ आ रहा है? इसे देखना, द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट, लाउडनेस को हम डेसिबल के यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अभी कुछ नॉर्मल ब्रीदिंग 10 डेसिबल, सॉफ्ट विस्पर जब हम विस्पर करते हैं तो वो 30 डेसिबल, नॉर्मल कॉन्वर्जेशन 60, बिजी ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक है 60 डेसिबल, एक फैक्ट्री जो है 80 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा लाउडनेस, जितना ज़्यादा लाउडनेस उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड। The loudness of sound depends on its amplitude. When the amplitude of the vibration is large, the sound produces loud. When the amplitude is small, the sound produces feeble. बता दिया मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना लाउडनेस ज़्यादा उतना एम्पलीट्यूड ज़्यादा, जितना एम्पलीट्यूड कम उतनी लाउडनेस कम। दोनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है। जो इनमें से अगर एक भी चीज़ बढ़ी तो वो दूसरी अपने आप ही बढ़ जाएगी, अगर एक घटी तो दूसरी भी अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है, कंपेयर द साउंड ऑफ बेबी विद एन एडल्ट, इज देयर एनी डिफरेंस? इवन इफ 2 साउंड्स आर इक्वली लाउड, द डिफर इन सम वे। बेबी की, एक बेबी बच्चे, छोटे बच्चे का साउंड और एक बड़े इंसान का साउंड, दोनों में डिफरेंस होता है। चाहे वो कैसे भी सिमिलर साउंड कर रहे हो लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। क्यों होता है? देखो, द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। पिच यानी कि पता है क्या होती है? तीखी आवाज़ बोलते हैं ना, इसकी आवाज़ बहुत तीखी है, या इसकी आवाज़ चुभने वाली है कान में, इसकी आवाज़ मतलब बहुत एकदम लगी, तो उसे आप पिच बोलते हो। श्रिलनेस या फिर पिच होती है साउंड की, जो आपकी फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है किसी भी चीज़ साउंड की। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर, वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज़ अ हायर पिच। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो मतलब कि तुम्हारी पिच भी ज़्यादा है। इसलिए विमेंस की जो पिच होती है ना, मेल से ज़्यादा होती है। औरतों की पिच आदमियों से ज़्यादा होती है, उनकी आवाज़ ज़्यादा तीखी होती है औरतों की। तभी जो एयरपोर्ट वगैरह में देखते हो ना, जो जनरली अनाउंसमेंट्स होती हैं वो औरतों की आवाज़ में होती हैं ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि उनकी तीखी आवाज़ होती है और पिच ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन लो है तो साउंड की भी पिच जो है लो हो जाएगी, यानी कि पिच जो है ना हमारी, वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो गई? फ्रीक्वेंसी से।
तो फ्रीक्वेंसी कम तो पिच कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच ज़्यादा, ठीक है। देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस a low pitch sound. On the other hand, a whistle can have a frequency and therefore produces a sound of higher pitch. ठीक है, इसलिए जो सीटी मारते हैं उसकी हायर पिच होती है। बर्ड जब एक हाई पिच साउंड निकालते हैं और एक लायन जो है लो पिच्ड। हाउएवर द रोर ऑफ लायन इज वेरी लाउड व्हाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज क्वाइट फीबल। ये होता है अगर बर्ड जब गाना गाती है तो उसकी ना बहुत तीखी आवाज़ होती है, कान में लगती है, पिच होती है, क्योंकि उसकी पिच ज़्यादा है। जब शेर दहाड़ता है, रोर करता है, तो उसकी पिच कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी लाउडनेस जो है उसकी ज़्यादा है। एवरी डे यू हियर द वॉइसेज ऑफ चिल्ड्रन एडल्ट, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन दर वॉइसेज? ऑब्वियसली हम जब बच्चों और बड़ों की आवाज़ें सुनते हैं, दोनों में फ़र्क जानते हैं ना, तो उनकी फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है? हाँ, यूजली द वॉइस ऑफ अ वुमन हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी एंड इज थ्रिलर देन, बताया था मैंने, ठीक है। आप जो वुमेन होती है ना उनके लिए ये वाला साइन यूज़ करते हो, कौन सा? देखो ध्यान से, ये वाला साइन। और जो आदमी होते हैं उनके लिए ये वाला साइन यूज़ होता है, ठीक है। ये हमारे मेन के लिए यूज़ होता है और ये हमारा वुमेन के लिए यूज़ होता है। तो जो वुमेन होती है उनकी जो पिच होती है वो ज़्यादा होती है, उनकी आवाज़ ज़्यादा श्रिल होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। जनरली यही रीज़न होता है कि अनाउंसमेंट जो है औरतों की आवाज़ में कराई जाती है। ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड पढ़ेंगे अब हम। We know that we need a vibrating body for the production of sound. Can we hear and sound of all vibrating bodies? हमें पता है हमें वाइब्रेशन की ज़रूरत है, हमें वाइब्रेटिंग बॉडी की ज़रूरत है अगर हमें साउंड प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो क्या हम सारे साउंड जो है वाइब्रेट, कैन वी हियर द साउंड्स ऑफ ऑल, क्या हम सारे वाइब्रेटिंग बॉडीज़ के साउंड सुन सकते हैं? The fact is that sound of frequency is less than about 20 vibration per second cannot be detected by human ear. Such sounds are called inaudible. On the higher side, sounds of frequency higher than 20,000 vibrations per second are also not audible to the human ear. Thus, for human ear, the range of audible frequencies is roughly from 20 to 20,000 hertz. मेरी बात सुनो। अब कभी कभार क्या होता है कि कुछ भी हो रहा है, ठीक है, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, तो थोड़े बहुत साउंड प्रोड्यूस होते हैं वाइब्रेशन से, लेकिन हमें सुनाई नहीं देते। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा जनरली किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है बेसिकली बच्चों, क्योंकि हमारा क्या हो जाता है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी है ना 20 हर्ट्ज़ जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, 20 हर्ट्ज़ से कम अगर कोई भी साउंड है, मतलब उससे क्या है, उससे कम अगर कोई भी साउंड है तो वो हमें सुनाई नहीं देगा। अगर कोई साउंड 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा है, 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा है, तो वो भी हमें जो है सुनाई नहीं देगा। वो सारे जो है इनऑडिबल होते हैं, क्योंकि ह्यूमन ईयर जो है वो उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा लाउड हो गया, 20,000 से ज़्यादा हो गया तो नहीं सुन पाओगे। बहुत लो हो गया, 20 हर्ट्ज़ से कम हो गया तो भी नहीं सुन पाओगे। तो रेंज क्या हुई, ह्यूमन ऑडिबल रेंज क्या हुई, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज़, ठीक है। ये हमारी एक्चुअल रेंज है सुनने की। अगर कोई पूछेगा तो आपकी रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज क्या है, आपकी रेंज है ये, ठीक है, ये याद रखना है। कुछ एनिमल्स जो है ना वो हायर फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, 20,000 से ज़्यादा। डॉग्स में वो एबिलिटी है। पुलिस जो है हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स विच डॉग्स कैन हियर बट ह्यूमन। पुलिस जो है कुछ बहुत हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स यूज़ करते हैं जो कुत्ते सुन पाते हैं, डॉग सुन पाते हैं, लेकिन हम नहीं सुन पाते। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क्स एट हाई फ्रीक्वेंसी देन 20,000 हर्ट्ज़। जो अल्ट्रासाउंड कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं ना वो भी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा पे ऑपरेट करते हैं, वो उससे नीचे ऑपरेट नहीं कर पाते। अब ये देखो नॉइज़ एंड म्यूज़िक। नॉइज़ और म्यूज़िक क्या फ़र्क है? वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस। इज द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? डज द साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू? सम साउंड्स आर प्लीजिंग टू देयर वेयर सम आर नॉट। जब आप कभी बार म्यूज़िक सुनते हो या आप कभी बार आवाज़ें सुनते हो, हर आवाज़ आपको अच्छी थोड़ी लगती है। कुछ चीज़ें आपके कानों में प्रॉब्लम देती है, आपको डिस्कम्फर्ट होता है कि अरे तेज़ क्यों है, इतनी आवाज़ धीमी करो, थोड़ा आराम से बोलो, ठीक है। और कभी कभार आपको बहुत मज़ा आता है म्यूज़िक सुन रहे हो या कुछ कर रहे हो। तो म्यूज़िक और नॉइज़ में क्या फ़र्क है? देखो, सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है आपके नेबरहुड में, आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड प्लीजिंग? वो अच्छे लगते हैं आपको? नहीं अच्छे लगते। डू यू एन्जॉय द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स ऑफ बसेज एंड ट्रक्स? आपको ये जो हॉर्न्स बजाती हैं बसेज और ट्रक्स, ये अच्छे लगते हैं? नहीं लगते। सच अनप्लीजेंट साउंड्स को आप क्या बोलते हो? नॉइज़ बोलते हो। इन अ क्लासरूम में ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर, अगर सारे स्टूडेंट्स एक साथ बोलना शुरू कर दें तो उस साउंड को क्या बोलते हैं? हम नॉइज़ बोलते हैं। ये सारी जो चीज़ें नॉइज़ हैं, ये हमारे कान को अच्छी नहीं लगती, हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता, हमें डिस्कम्फर्ट होता है इन्हें सुनते हुए। ऑन द अदर हैंड यू इन्जॉय साउंड्स फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल साउंड इज़ वन ऑफ विच प्लीजिंग टू द ईयर। जो ये इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड होते हैं, लेकिन गाना कोई गा रहा है, अच्छी आवाज़ है उसकी,
तो आपको बड़ा मज़ा आता है, आपको अच्छा लगता है सुनने में, तो उसको आप क्या बोलते हो, म्यूजिकल साउंड या फिर म्यूजिक. साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हारमोनियम इज अ म्यूजिकल साउंड. द स्ट्रिंग ऑफ सितार ऑल्सो गिव्स अस अ म्यूजिकल साउंड. पर अगर ये भी बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लाउड हो जाएगा, तो वो मेलोडियस नहीं लगेगा आपको, फिर वो भी आपको गंदा लगने लगेगा और वो भी नॉइज़ हो जाएगी. नॉइज़ पोल्यूशन पे आए तो यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन का आपको ऑलरेडी पता है. प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेज एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. एयर में जितनी भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, धुआं वगैरह और गंदी सी चीज़ें, उन सब की वजह से क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है. सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट. इसीलिए या अगर कोई भी अनवांटेड साउंड या फिर आवाज़ जो है आपके एनवायरनमेंट में है जो आपको नहीं पसंद, तो उसको अब क्या बोलोगे, उसको बोलते हैं नॉइज पोल्यूशन. ये देख रहे हो, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन. क्या आप कुछ सोर्सेज के नाम बता सकते हो जो ये अभी उसने बोला, कंस्ट्रक्शन साइट, व्हीकल्स के हॉर्न्स, बर्स्टिंग क्रैकर्स, मशीन्स, बर्स्टिंग पटाखे फोड़ना, मशीन से आना, लाउड स्पीकर, आपके घर में जो टेलीविज़न की आवाज़ हो रही है अगर बहुत ज़्यादा है, ट्रांजिटर, किचन के अप्लाइंसेस की आवाज़, कूलर्स की आवाज़, कंडीशनर्स की आवाज़, ये सब जो है ये आपका नॉइज़ पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन करते हैं और ये मेजर सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन होते हैं. ठीक है, अब देखेंगे व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. अब डू यू नो द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज इन द सराउंडिंग में कॉज मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स. लैक ऑफ स्लीप. हाँ, क्या क्या इशू हो सकता है अगर साउंड बहुत ज़्यादा. एक तो आपको लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं आएगी. किसी के घर के पास कभी जागरण वगैरह हो रहा है, अगर आप वहाँ नहीं होते हो या आप नहीं जाते हो या आपको पेपर देना है, आप सो नहीं पाते ढंग से, हाइपर टेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, कुछ लोग को बेचैनी होनी शुरू होती है और भी कुछ हेल्थ डिसऑर्डर्स होने शुरू होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से. ठीक है, जो ज़्यादा अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप लाउड साउंड को एक्सपोज कर दोगे तो उसको परमानेंट या फिर टेम्पररी डैमेज भी हो सकता है हीयर में, और हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, उसे सुनने में दिक्कत आ सकती है काफ़ी बार. ठीक है, टू कंट्रोल नॉइज़ वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज़. हाउ कैन दिस बी अचीव्ड. मेजर्स नॉइज़ पोल्यूशन को रोकने के लिए साइलेंसिंग डिवाइस यूज़ करो. अभी कुछ लोग जो होते हैं अपनी बाइक्स में और ज़्यादा आवाज़ करवा लेते हैं, उसकी जगह आप साइलेंसिंग डिवाइसेस लगवाओ. ठीक है, क्राफ्ट इंजन्स प्रॉपर और इंडस्ट्रियल मशीन्स और होम अप्लायंसेस में आपको ये साइलेंसिंग डिवाइस लगवाने चाहिए. ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया में कैसे कंट्रोल करोगे, इसके लिए जो है आपका ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया. रेजिडेंशियल एरिया के अराउंड आप कोई भी ऐसा काम मत करो, जो भी धूम धड़क्के वाला काम है दूर जाके करो. इंडस्ट्रीज़ जो है अपनी दूसरे एरियाज़ में लगानी चाहिए. कभी भी रेजिडेंशियल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ नहीं बनती, दूर बनती हैं. क्यों? क्योंकि आवाज़ वगैरह, नॉइज़ पोल्यूशन वगैरह की वजह से. ठीक है, ऑटोमोबाइल हॉर्न जो है उन्हें मिनिमाइज रखो, जितना कम यूज़ कर सकते हो उतना करो. बहुत बहुत जब बिल्कुल ज़रूरत हो ना बच्चों तब करो. ये सब अच्छी बातें हैं. टीवी म्यूज़िक सिस्टम थोड़ा कम पे सुनो. ट्रीज़ जो है प्लांट करो, क्योंकि ट्रीज़ जो है ना अब्जॉर्ब करते हैं साउंड को, तो वो अनवांटेड साउंड जो है एस्केप नहीं होता. ठीक है, तो ट्रीज़ वगैरह लगाओ. ठीक है, और जो है आपकी बिल्डिंग्स को जो है ट्रीज़ मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड्स एंड बिल्डिंग्स के आसपास. ठीक है, इससे जो है नॉइज़ पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट जो है आपके कम होंगे. हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज़ रेयर इज़ यूजली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ. अगर आपको बिल्कुल ही सुनने की दिक्कत है, मतलब सुनाई बिल्कुल ही नहीं दे, तो वो जो है आपको मतलब बाय बर्थ ही जनरली होने के चांसेस होते हैं. पार्शियल डिसेबिलिटी जो होती है वो किसी डिसीज़ की वजह से भी हो सकती है. टोटल तो देखो पूरी है तो वो बाय बर्थ है, अगर पार्शियल है तो भी बाय बर्थ हो सकते हैं, लेकिन जनरल चांसेस हैं कि वो किसी डिसीज़ या इंजरी की वजह से हुए हैं किसी एज के टाइम पे. चिल्ड्रन जो होते हैं, जो इनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है, उन्हें कुछ स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है. वो साइन लैंग्वेज सीखते हैं. सच चिल्ड्रन जो है वो उतने अच्छे से बात नहीं कर पाते, उनके लिए स्पीचेस डेवलप करनी पड़ती है, उन्हें ऐसे स्पेशल स्कूल्स में डाला जाता है. ठीक है, उन्हें साइन लैंग्वेजेस सिखाई जाती है. अच्छे अच्छे से उनके लिए टेक्नोलॉजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो दिए जाते हैं, डिवाइसेस दिए जाते हैं. ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस ने आजकल बहुत इम्प्रोवाइज़ कर दिया है, बहुत पॉसिबल कर दी हैं चीज़ें कि बच्चे जो हैं अब काफ़ी अच्छे से चीज़ें सुन पाते हैं, बात कर पाते हैं और अपनी बात रख पाते हैं. तो टेक्नोलॉजी इज़ सच अ ग्रेट थिंग. ठीक है, अब इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन आंसर्स हम जल्दी करेंगे, भेज दिए जाएंगे आपके पास. तब तक आप ये चैप्टर रीड करो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो और वीडियोस देखो, आपको सारा समझ आ जाएगा. ठीक है.